नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और आपके साथ मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तो सबसे पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि के डेंगू मलेरिया से सनातन धर्म की तुलना से शुरू हुई जंग अब जुबानी और आंखें निकालने तक की धमकी तक पहुंच चुकी है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पलटवार करते हुए सनातन विरोधियों की जुबान खींच लेने और आंखें निकाल लेने की धमकी तक दे डाली है। बाड़मेर जिले में बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा के दौरान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि जिस सनातन धर्म को हमारे पूर्वजों ने अपनी जान पर खेलकर बचा रखा है, अब कुछ लोग सनातन धर्म को समाप्त करने की बात कह रहे हैं। हम उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। शेखावत ने कहा कि जो सनातन के विरोधी हैं, सनातन के विरोध में बात करेगा और शब्द बोलने वाले उस जीव को हम खींचकर बाहर निकाल देंगे। जो सनातन की तरफ आंख उठाकर देखेगा, उस पर हर एक आंख को हम उंगली डालकर बाहर निकाल लेंगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने चुनौती देते हुए कहा कि सनातन के विरुद्ध बात करने वाला कोई भी व्यक्ति इस देश में अपनी राजनीतिक ताकत और हैसियत बनाकर नहीं रख पाएगा। शेखावत ने कहा और यह वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उनके इस बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि यह बयान खुलेआम हिंसा को भड़काने वाला है। इधर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी सनातन धर्म विवाद को लेकर बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा है और इन सबके बीच सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसे बयान क्यों दिए जा रहे हैं, इन बयान के मायने क्या है, क्यों चुनाव की सीजन में जानबूझकर तो नहीं नेता इस तरीके के जहर उगल रहे हैं। क्या पॉलिटिकल पार्टीज और नेताओं को इस तरह के बयानों से जीत की आस है, सवाल है। और सियासी फायदे के लिए धर्मों पर प्रहार क्यों किए जा रहे हैं, यह भी सवाल है। आखिर बीजेपी हो या फिर कांग्रेस इस तरह के जहर उगलते हुए बयान क्यों दे रहे हैं, क्यों नहीं रुक रहे हैं। इनके अलावा और भी कई सवाल हैं जिन पर हमारी आज की बड़ी बहस केंद्रित रहेगी। आज हमारे इस बड़ी बहस और इस मुद्दे में हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से मेहमान जुड़ेंगे और वो बताएंगे कि आखिरकार क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो गया है, सनातन धर्म को लेकर क्यों छींटाकशी की जा रही, क्यों आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं। अब गजेंद्र सिंह शेखावत का ये बयान, ओवैसी का पलटवार, उसके बाद एमके स्टालिन करुणा के बेटे उदयनिधि ने जब जिस तरीके से जहरीले बयान दिए और सनातन धर्म को लेकर डेंगू और मलेरिया कहा, जिसके बाद से यह पूरा बखेड़ा शुरू हुआ। आज की बड़ी बहस के सिलसिले की शुरुआत करें उससे पहले आपको केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को वो बयान सुनाते हैं जिसकी वजह से हमें डिबेट करना पड़ रहा है। सूची में आने वाले डीएमके पार्टी के चीफ मिनिस्टर साहब का बेटा ये कहता है, जो मंत्री है, कि ये जो सनातन संस्कृति है, जिस संस्कृति के हम सब वाहक हैं, जिस संस्कृति को बचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने शीश दान किया, बलिदान किया, हमारी माताओं बहनों ने अग्नि स्नान किया, कि सनातन की संस्कृति को कोरोना के साथ में तुलना करते हुए कहा कि सनातन को समाप्त होना चाहिए देश से, इसको जितनी जल्दी हटाया जाए उतना अच्छा। मैं आज आप सबसे कहना चाहता हूं, जिस सनातन धर्म को बचाए रखने के लिए आपके और मेरे पूर्वजों ने पीढ़ियों तक कुर्बानी दी। इस देश में कितने आक्रांत आए भारत के वैभव को लूटने के लिए, भारत की संपदा को लूटने के लिए, भारत की संस्कृति को कमजोर करने के लिए, भारत की सभ्यता को और सनातन धर्म को पद्दलित करने के लिए कितने आक्रांता देश में आए। शक आए, हूण आए, कुषाण आए, बाद में उनके बाद में जो है यवन आए, पठान आए, गौरी आए, गजनी आए, मुगल आए और उसके बाद में गुलाम आए और कासिम आए और उन सब के बाद में डच आए, फ्रांसीसी आए, पुर्तगाली आए और उसके बाद में अंग्रेज आए। 2000 साल तक हम पर आक्रमण हुआ इस सनातन को मिटाने के लिए। औरंगजेब और अलाउद्दीन खिलजी जैसे कई लोगों ने प्रयास किया, लेकिन आपके और मेरे पूर्वज सक्षम थे। उन्होंने अपनी पुरुषार्थ पर, अपनी भुजाओं की ताकत पर इस भारत की सभ्यता और संस्कृति को बचा करके रखा। आज ये हमारी संस्कृति और सभ्यता को मिटाने की बात करते हैं। सौगंध है हमें उन सब हमारे पूर्वजों की
जिन्होंने, चाहे वो महाराजा सूरजमल होंगे, चाहे वीर दुर्गादास होंगे या महाराणा प्रताप है, हम सबको उनकी सौगंध उठा करके खड़े होना पड़ेगा कि हम इस सनातन पर हमला करने वालों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम उनको उखाड़ करके फेंक दें और चुनौती के साथ में खड़ा होना पड़ेगा। जो सनातन के विरोध में बात करेगा, उस हर बोलने वाली, शब्द बोलने वाली जबान को हम खींच करके बाहर निकाल देंगे। जो सनातन की तरफ आंख उठा करके देखेगा, उस उठने वाली हर एक आंख को हम उंगली डाल करके आंख को बाहर निकाल देंगे। हम चुनौती देते हैं कि सनातन के विरुद्ध बात करने वाला कोई भी व्यक्ति इस देश में जो है अपनी राजनीतिक ताकत और हैसियत बना करके नहीं रख पाएगा। मित्रों, इस तरह से हमारी सभ्यता और संस्कृति पर हमला करने का काम कर, हमारे इतिहास पर हमला करने का काम कर, इतिहास को तोड़ मरोड़ने का काम इन्होंने निरंतर किया। मैं आज आप सबसे आह्वान करना चाहता हूं कि आज तुलना करने की आवश्यकता है कि आपको मोदी जी की वो सरकार जो वादा पर खरी उतरती है, बिना वादा किए भी आपके सारे काम करती है। कभी वादा नहीं किया था कि हम शौचालय बनाए। धर्म के नाम पर सियासत क्यों? सनातन धर्म को लेकर गजेंद्र सिंह शेखावत ने जो बयान दिया है, उसको आप किस तरीके से समझते हैं? क्या आप इसको सियासी चश्मे से देखते हैं या कुछ और? सनातन धर्म पर जिस तरीके से लगातार बयानबाजी हो रही है, इसकी शुरुआत तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन तो धर्म के नाम पर सियासत क्यों, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ राजेश कटियार, नेता कांग्रेस, जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है राजेश जी। मेरा सवाल सबसे पहले आपसे ही कि आखिरकार ये जो धर्म के नाम पर सियासत की शुरुआत हो गई है और विकास बारहेट, नेता बीजेपी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजेश जी, मैं सवाल आपसे पहले ले लेता हूं। जिस तरीके से आज गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि सनातन धर्म के खिलाफ अब शब्दों के इस्तेमाल करने वालों की जबान खींच ली जाएगी और इस तरफ देखने वाले की आंखें निकाल ली जाएंगी। इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? राजेश जी। हेलो। जी जी, बोलिए। जी, आवाज आ रही है? नमस्कार। जी नमस्कार, आवाज आ रही है। मेरा सवाल आपने सुना? जी, एक बार वापस रिपीट करें। मेरा सवाल यह है कि गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज एक बयान दिया सनातन धर्म को लेकर। सनातन धर्म को लेकर उन्होंने कहा कि अब शब्दों का इस्तेमाल जो करेगा उसकी जबान खींच ली जाएगी और सनातन धर्म की तरफ कुदृष्टि अगर कोई डालता है तो आंखें नोच ली जाएंगी। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? सर, एक तरफ तो ये सनातन धर्म की बात करते हैं और दूसरी तरफ ये हिंसा की बात करते हैं। हाँ। दो चीज एक साथ कैसे हो सकती है? क्या सनातन धर्म के ये ठेकेदार हैं? सनातन धर्म क्या इन लोगों का ही है? क्या सनातन धर्म आदिकाल से नहीं चला आ रहा? जी। इस तरह की बात करके ये क्या साबित करना चाहते हैं? इस देश को किस ओर ले जाना चाहते हैं? ठीक। आज किस सस्पेंस में इस देश को रख रखा है इन्होंने? क्या ये भाषा सही है? आज घर में कोई आदमी गलत काम करता है तो क्या उसको इस भाषा में समझाया जाता है? आज देश 21वीं सदी में चल रहा है, पढ़ा लिखा देश है, देश आगे जा रहा है और उसमें इस तरह की आंखें निकाल लेंगे, किसी का मर्डर कर देंगे, किसके साथ ये कर देंगे। ये कहां की भाषा है जी? ये भाषा उस समय याद नहीं आती जिस समय इनके लोग क्या क्या करते हैं, क्या क्या बोलते हैं। कभी हनुमान जी को दलित बता देते हैं। ये क्या है? क्या हनुमान जी दलित थे? बताइए आप जी। ये भाषाएं इस तरह की यूज कर रहे हैं, इससे क्या क्या साबित करना चाहते हैं? देश को क्या दिखाना चाहते हैं? दिखाइए देश को विकास। अच्छा, ठीक है। दिखाइए देश को शिक्षा। पूरे विवाद की शुरुआत एम.के. स्टालिन की बात अगर किया जाए तो जिस तरीके से उन्होंने ये कहा जो उदयनिधि स्टालिन से, उन्होंने सनातन धर्म को मलेरिया और डेंगू का तुलना कर दिया था। उन्होंने कहा कि इसको तो हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। क्या उस बयान का आप समर्थन करते हैं या ऐसा नहीं करना कहना चाहिए? ये मैं ये भी समझना चाहता हूं। सर, पहली बात ये, कांग्रेस तो वसुदेव कुटुंब वाली पार्टी है और उनका ये बयान व्यक्तिगत बयान हो सकता है, हालांकि उनको ये बयान नहीं देना चाहिए था।
इस तरह के बयान से मैं उनकी बात से भी सहमत नहीं हूं। हाँ। तो बयान क्यों दिया उन्होंने, जी। पता नहीं क्या सोच के दिया। ये सवाल भी उनसे ही पूछना चाहिए, हाँ। भाई आपने ये बयान क्यों दिया। जी। ये बयान कोई कांग्रेस का नहीं है, ना ही इस बयान पर कभी कांग्रेस किसी तरह की टीका टिप्पणी करना चाहेगी, क्योंकि वो हमारा तो कोई लेना देना नहीं उस बयान से। ठीक है विकास जी, मेरा सवाल आपसे कि गजेंद्र सिंह शेखावत साहब जिस तरीके से भरे मंच से इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं कि सनातन धर्म पर अगर कोई कुदृष्टि डालेगा तो आंखें नोच ली जाएंगी और गलत शब्दों का इस्तेमाल करने वाले के जबान खींच लिया जाएगा, क्या सार्वजनिक मंच से इस तरीके का बयान देना एक नेता को भी चुनाव के समय ठीक है? देखिए सौरभ जी, सबसे पहले हमें स्टालिन ने जो कहा उससे पहले भी ये जानना पड़ेगा कि स्टालिन है क्या। रूस के अंदर लेनिन की मौत के बाद स्टालिन ने जब तख्ता संभाला, जिसको मार्क्सवादी अपना भगवान मानते हैं, अमेरिकन हिस्टोरियन विलियम डी रूबिन्सटन कहते हैं कि लगभग 70 लाख लोग, 7 मिलियन लोग स्टालिन ने अपनी उम्र के दौरान खत्म किए, और वो लोग थे जो उसकी विचारधारा से सहमत नहीं थे। उस स्टालिन के नाम को लगाकर यहां पर कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति तो यह है, और उससे भी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि कांग्रेस की लीडरशिप में एक गठबंधन फॉर्म किया जा रहा है, जिसकी मीटिंग में वो लोग आते हैं और वहां बैठकर 80% भारतीय समुदाय जिस धर्म में विश्वास रखता है, जिसमें आप विश्वास रखते हैं, जिसमें मैं विश्वास रखता हूं, और शायद मेरे कांग्रेस के जो साथी बैठे हैं ये भी विश्वास रखते हैं, उसकर इनके द्वारा फॉर्म की गई मीटिंग के अंदर बैठकर, और वो खुलेआम कहते हैं कि ये धर्म डेंगू है, ये मलेरिया है, और वो यही नहीं रुक जाते, वो कहते हैं इसे खत्म कर देना चाहिए। आज ये कह रहे हैं कि गजेंद्र सिंह जी ने जो कहा वो निंदनीय है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि किस प्रकार सनातन को खत्म करेंगे? सनातनियों के जिंदा रहते ये खत्म हो सकता है क्या? मेरे मन में सनातन बसता है, मेरी आत्मा में सनातन बसता है, क्या मेरे जीवित रहते मेरा सनातन को खत्म किया जा सकता है? एक नेता, किसी इनके बड़े नेता ने इस चीज का खंडन किया क्या? इन्होंने ये कहा कि ये दल हमारे इस गठबंधन का हिस्सा नहीं है? मैं सौरभ आपको बताऊं, ये इनकी विचारधारा और इनके किए गए पूर्व के कार्यों की परिणति है, उसी का एक चेहरा है जो वहां पर उभर कर सामने आया है। गजेंद्र सिंह जी शेखावत नहीं, इस भारत में रहने वाले, न सिर्फ भारत बल्कि विश्व में रहने वाले, हम वसुदेव कुटुंबकम की भावना को ओतप्रोत मानते हैं, हमारी आत्मा उससे लिपटी हुई है, हमारा रोम रोम कहता है कि वसुदेव कुटुंबकम। लेकिन जब कोई इस प्रकार हमारे धर्म को चुनौती देता है सौरभ, तो ये सिर्फ गजेंद्र सिंह जी की नहीं, ये एक आम हिंदू की आवाज है, और ये आवाज होनी भी चाहिए। आंख निकाल लेने से अर्थ किसी प्रकार के भौतिक डैमेज से नहीं है, ये सिर्फ ये है कि जो ये स्टालिन ये देख नहीं पा रहा है कि देश के 80% लोग जिस धर्म को मानते हैं उसकी ये इस प्रकार के भद्दे शब्दों में आलोचना करता है, और ये यही नहीं रुकता सिलसिला। अगले दिन इनके एक सांसद कहते हैं कि ये डेंगू मलेरिया नहीं, HIV एड्स से भी ज्यादा संक्रमित है। तो मैं कहता हूं कि इन लोगों की दृष्टि दूषित हो चुकी है, और उस दृष्टि को दूर करके इनको नई दृष्टि देनी पड़ेगी, जो भारत की दृष्टि है, जो सबको समान रूप से देखती है, सबके अधिकारों को समान रूप से देखती है। भारत के संविधान ने यह हक दिया है कि हर एक आदमी को अपने धर्म को प्रैक्टिस करने का बराबर राइट है। ये स्टालिन कोई नहीं होता ये कहने वाला कि सनातन धर्म को मिटा दिया जाए, और मैं कहता हूं कि सबसे पहले इन्हें माफी मांगनी चाहिए कि इन्होंने उनको उस फोरम में बुलाया। राजेश जी तो कह रहे थे स्टालिन का ये व्यक्तिगत, राजेश जी कह रहे थे ये तो स्टालिन का व्यक्तिगत बयान हो सकता है, पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। सौरभ जी, ये इनके नेताओं ने खंडन किया, और मैं कह रहा हूं जब कोई व्यक्ति ये किसके साथ मैं कह रहा हूं सरकार बनाना चाह रहे हैं, किनको लेके इन्हें ये चुनना पड़ेगा। 80% लोगों की भावनाएं आहत करने वाले व्यक्ति को अगर ये साथ लेके चल रहे हैं, तो आप सोचिए कि ये किनको साथ लेके सरकार बनाने की सोच रहे हैं। और यही कारण है कि भारत की जनता ने इनको सिरे से खारिज कर दिया है, बार बार इनको सिरे से हर फोरम पे, हर पटल पे नकारा है सौरभ जी। और ये जो बयान, अब इससे पहले, ये पहली बार नहीं है, इन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके कहा था कि श्री राम तो है ही नहीं, उनकी एग्जिस्टेंस पे इनसे सवाल उठाए। हनुमान जी के द्वारा बनाए गए, जब रामचंद्र जी के द्वारा बनाए गए राम सेतु को तोड़ने के लिए इन्होंने विदेशों से एग्रीमेंट करे हैं। इनके कोर में बसी हुई चीजें हैं जो उभर कर जनता के सामने आ रही है। ये कोई नया सिगुफा नहीं है जो इन्होंने छेड़ा है। राजेश जी, बहुत सारे आरोप लगाए हैं, बहुत सारे आरोप विकास जी ने आप पर लगाए हैं, और इसका जवाब आप देंगे? बिल्कुल देंगे।
सर सरकार हम उनके साथ बना रहे हैं, सरकार का और धर्म का अलग अलग मामला है जी। इनके जितने गठबंधन हैं क्या वो सारे एक धर्म को मानते हैं क्या? इनसे पूछिए आप, कोई भी किसी धर्म को मानता है? उसकी व्यक्तिगत राय हो सकती है। आज हम सरकार किसके साथ बना रहे हैं? इन्होंने किसके साथ बनाई सरकार? इन्होंने जम्मू कश्मीर में जिसको पहले क्या कहते थे उनके साथ सरकार बनाई। उस समय हमने तो नहीं बोला ये बात भाई आप इनके साथ सरकार क्यों बना रहे हो आप जी। सबको पता है व्यक्तिगत उन्होंने क्या बोला है। क्या इसमें कांग्रेस क्यों सफाई देगी? कांग्रेस क्यों माफी मांगेगी इसमें? बिल्कुल। क्या ये माफी मांगेंगे उस बात के लिए? इस तरह की बातें ना करनी चाहिए। आज हम जनप्रतिनिधि हैं या सरकार चला रहे हैं, हमें विकास की बात करनी चाहिए। बिल्कुल। क्या इन्होंने जो काम किया उसके लिए माफी मांगेंगे? 2000 रुपए का नोट चला दिया, 1000 रुपए का बंद करके जनता लाइनों में लग के मर गई, उसके लिए माफी मांगी इन्होंने? वापस इन्होंने क्या कभी सॉरी बोला उस बात के लिए? इन्होंने क्या हमने साहब क्यों गलती थी हमारी? अब नया कुछ ला रहे सब होगा कि इंडिया का साहब भारत का इंडिया, ये क्या है साहब? किस किस चीज का नाम बदलेंगे? क्या एक बार वापस फिर नोट बदलने की नीति है? फिर उसमें भी इंडिया लिखा हुआ आ रहा है। क्या वो भारत उसमें भी भारत करेंगे? सही बात है। इस तरह की बातें ना करके विकास की बात करो। जिसके लिए आप सत्ता में आए हो उसकी बात करिए। क्या वादा किया आपने जनता से? धर्म के नाम पे लूट मचा रखी है हर जगह। कहीं टिकट लगा दिए, कहीं कुछ कर दिया। भगवान के नाम पे इतने बना दिए कॉरिडोर, उसमें टिकट लग गई साहब। उसमें गरीब आदमी आज दर्शन नहीं कर सकता। उसकी बात नहीं करेंगे। भगवान के दर्शन करने के लिए भी टिकट की जरूरत है। आज किसी आदमी ने व्यक्तिगत बयान दे दिया, कांग्रेस माफी मांगे, राहुल गांधी माफी मांगे। राहुल गांधी किस लिए माफी मांगे? क्या राहुल गांधी का बयान है? चले ठीक है, राहुल गांधी नहीं माफी मांगे और कांग्रेस नहीं मांगने, लेकिन इस तरह की जो बयानबाजी आ रही है तो कैसे इस पर रोक लगाया जाए? कुछ आपका दृष्टिकोण होगा, कुछ आपका जो मंतव्य है आप बता सकते हैं। कैसे इस बयानबाजी पर रोक लगाया जाए, कैसे इनको समझाया जाए? नहीं ठीक है, संभाव समरसता से हम बात करेंगे। कहते हैं ना, आप वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं, पूरे विश्व को अपना बता रहे हैं, लेकिन अपने देश में अपने लोगों से ही वैमनस्य हो रहा है, अपने लोगों से ही सही व्यवहार नहीं हो पा रहा। तो वसुधैव कुटुंबकम किस तरीके से विश्वास करते हैं, ये तो नहीं समझ में आता है। नहीं, अब उन्होंने कोई बयान दिया, इनके मंत्री जी उसकी आंख निकालना चाहते हैं। क्या उस तरीके से समझाएंगे? उस तरीके से किस चीज को पटरी पर लाना चाहते हैं फोरम पे? विकास जी ठीक है, गला नोच लेंगे। विकास जी मेरा सवाल सही ये उठा रहे हैं सवाल कि राकेश जी कि अगर कोई गड़बड़ करता है तो इस तरीके से भरे मंच से आप आंख निकाल लेंगे, जबान खींच लेंगे, इस तरीके की बयानबाजी, और वो भी चुनाव से पहले अगर इस तरीके के बयान देंगे तो इसके अलग मायने हो जाते हैं, क्योंकि राजनीति में टाइमिंग का बहुत ज्यादा विकास जी महत्व होता है। और इस समय राजस्थान में चुनाव है, इस बात से डिनाई नहीं किया जा सकता है। क्या चुनाव पास आने के बाद ही इस तरीके के हिंदुत्व का और हिंदू वाला कार्ड खेला जा रहा है क्या बीजेपी की तरफ से? आप मुझे एक बात बताइए सौरभ जी, सबसे पहले तो जो मेरे मित्र कांग्रेस के प्रवक्ता यहां बैठे हुए हैं, ये कह रहे हैं, इन्होंने एक बहुत अच्छी बात जो इस अपने वक्तव्य के दौरान कही, वो कहीं ना कहीं इनकी पार्टी का भी मुख्य लक्ष्य जो इन्होंने यहां उजागर किया है। इन्होंने कहा है कि सत्ता हासिल करने के लिए हम किसी के भी साथ जाएंगे, इन्होंने ये कहा है। आप मुझे सौरभ जी, इन्होंने कहा कि क्या हम उन लोगों के, उन दलों के साथ नहीं है जो अन्य धर्मों को मानते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, किसी धर्म को मानना और देश के बहुमत के द्वारा जो धर्म अपनाया जाता है उसको खत्म करने की बात करना, क्या ये दोनों चीजें समान है? मुझे तो इनकी बुद्धिमत्ता के ऊपर हंसी आ रही है। किस प्रकार की तुलना ये कर रहे हैं, शायद आपके दर्शक भी जो है ना वो ये देख के हंस रहे होंगे कि एक धर्म को मानना और एक धर्म को खत्म करने की बात करना, ये दोनों बराबर है। दूसरी बात, माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत जिनके बारे में बात कर रहे हैं, वो 2 बार के भारत की संसद के सदस्य हैं और निर्वाचित सदस्य चुन के गए हुए, वोटों, जनता के वोटों से, रिकॉर्ड वोटों से चुन के गए हुए। और इनको बता दूं कि इनके राजस्थान सूबे के मुख्यमंत्री के राजकुमार के सामने, जहां पूरा सरकारी अमला लगा हुआ था, उसके सामने चुन के गए हुए सदस्य हैं।
और भारत की कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, बहुत ही मोजीज आदमी हैं, अपने बयान और अपनी बात की जिम्मेदारी को पूर्णतया समझते हैं, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने जो ये बात कही है सौरभ जी, ये गजेंद्र सिंह जी ने मात्र नहीं, ये प्रत्येक उस हिंदू, उस सनातन धर्म को मानने वाले की मन की आवाज है, जो अपने घर में बैठकर शांति से वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ हर धर्म का आदर कर रहा था। और अचानक एक दिन एक INDIA गठबंधन की मीटिंग होती है और उसमें इनके द्वारा चुने गए दल के एक नेता आते हैं। कौन है, किसने उनको अधिकार दिया? क्या एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम ये कहता है सौरभ जी कि आप 80% लोगों, ये तो मैं कह रहा हूं ये धर्म है, वरना इस देश में ऐसे भी कई धर्म हैं, अगर उनके लिए बात कह दी होती ना तो अब तक पता नहीं कितनों के गले कट चुके होते सौरभ जी। ये धर्म है, हमारे धर्म की सहिष्णुता और हमारे संस्कार है कि गजेंद्र सिंह जी ने महज एक उद्वेलन अपनी भावनाओं का इन शब्दों के माध्यम से किया है। गजेंद्र सिंह जी बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं, उनका कहने का अर्थ, उनके कहने के भाव को हमें समझना होगा। जो स्टालिन टाइटल, स्टालिन जो आगे इन्होंने नाम लगाया, उसकी परिभाषा मैंने आपको अभी दी। 70 लाख लोगों को मार चुके व्यक्ति का नाम अपने नाम के आगे लगाकर खुद को गर्व से स्टालिन कहने वाले लोगों की बुद्धिमत्ता, उनकी आंखें ये देख ही नहीं सकती हैं कि इस देश को क्या चाहिए, किस तरीके से इस देश के लोगों पर शासन किया जाएगा, किस तरीके से इनकी सेवा करी जाएगी। वो इसी प्रकार की बात करेंगे और उनके इस नजरिए को, इस देखने की ताकत को खत्म करने की बात आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब ने करी है, जिसका यहां पर ये अपने तरीके से आकलन कर रहे हैं। और आपको माफी श्रीमान इसलिए मांगनी चाहिए कि उस INDIA गठबंधन के सबसे बड़े दल आप हैं, उसके सूत्रधार आप हैं, और कहीं ना कहीं आप फिर से आपके उसी पर 20 बार फेल हो चुके नेताजी की लॉन्चिंग के लिए ही ये सारे स्टंट कर रहे हैं। ये इस देश और प्रदेश की जनता अच्छे तरीके से जानते हैं, जब आप वहां बैठकर सत्ता की मलाई खाने के लिए ये चीजें कर रहे हैं और वहां ऐसे बयान आते हैं, तो उसके लिए माफी भी आपको ही मांगनी चाहिए। एक सवाल ये विकास जी ये बताइए, ठीक है नेताओं को बहुत ज्यादा दर्द होता है धर्म को लेकर, बाकी जनता में इतना कोई धर्म को जनता अपना काम कर रही है, उसको पता है कि हमको करना है काम, वो करेगी, लेकिन नेताओं को ज्यादा ही दिक्कत होने लगती है। ऐसा क्या है राजनीति में आने के बाद लोगों को पीड़ा? हाँ नहीं, मैं वही समझ रहा हूं। व्यक्ति है, पत्रकार है, जिम्मेदार है, आप मुझे बताइए जिस दिन आपने ये बयान सुना, क्या आपके मन में कोई उद्वेलन नहीं हुआ? नहीं देखिए, किसी भी, मैं तो कहता हूं कि संभाव, आप कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, उसी को मैं भी मानता हूं, वसुधैव कुटुंबकम सब में विश्वास करता हूं, तो ठीक है वो उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है कि उनका, जैसा कि अभी राकेश जी ने कहा कि व्यक्तिगत बयान हो सकता है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं? बयान व्यक्तिगत कैसे हो सकता है? जो सीधे सीधे देश के 80% लोगों को टारगेट कर रहा है, जो उनकी भावनाओं को टारगेट कर रहा है, क्या है सनातन? सौरभ जी क्या है सनातन? हजारों साल का इतिहास है, पता नहीं कितने आक्रांता है, कितने आक्रांतों ने भारत को लूटा, शासन किए, कितने जो गुरु ने अपने दोनों बच्चों को दीवार में चुनवा दिया लेकिन अपने धर्म को अडिग रहे, वो सनातन है। पता नहीं कितनी वीरांगनाओं ने जौहर किया है, वो सनातन है। कितने योद्धाओं ने अपनी गर्दनें कटाई है, वो सनातन है। क्या बात करते हैं सौरभ जी आप? सनातन को मिटा देंगे ये लोग और ये कहते हैं कि हम उनके साथ बैठ के सत्ता लेंगे, और वो भी भारत में। ये कैसे संभव है सौरभ जी? मैंने सुना है जो शाश्वत है वही, जो सत्य है वही सनातन है, ऐसा ही है क्या? जो शाश्वत है, जो सत्य है वही सनातन है, और वो सत्य है तो उसको कौन मिटाएगा? बिल्कुल सौरभ जी, मिटाएगा नहीं सौरभ जी, लेकिन किसी भी सार्वजनिक मंच पर या किसी भी बैठक में जिसका कि लाइव टेलीकास्ट पूरे भारत में बड़े गर्व से किया जा रहा हो। और एक सवाल, छोटा सा सवाल, फिर इसके बाद राकेश जी के पास में जाऊंगा। ठीक है, सनातन धर्म इतना कमजोर नहीं है कि एक दो लोगों के स्टेटमेंट देने से सनातन धर्म खत्म हो जाएगा। उस धर्म का वजूद ही क्या कि 2-4 लोगों ने बोल दिया धर्म खत्म हो गया, सब लोग परेशान हो गए। सनातन धर्म इतना कमजोर है क्या कि स्टालिन जैसे लोगों के बोल देने से खत्म हो जाएगा? मैंने आपको कहा सौरभ जी कि हजारों साल से पता नहीं कितने, जब हजारों साल से नहीं खत्म हुआ, हजारों साल से नहीं खत्म हुआ, नहीं खत्म हो सकता सौरभ जी। लेकिन ये दौर कब रुकेगा कि कोई भी आएगा? क्यों सनातन को सॉफ्ट टारगेट किया जाता है? कोई आता है और वो हमारे देवी देवताओं के ऊपर पिक्चर बना के चला जाता है, कोई आता है हमारी परंपराओं का मजाक उड़ा के चला जाता है, कोई आता है और सदियों से, सैकड़ों हमारी पीढ़ियों से जिस धर्म को हम मान रहे हैं, जिस धर्म में हमारे देवी देवता हुए, उसको टारगेट करके चला जाएगा। राकेश जी ठीक है, ये पार्टी से रिलेटेड सवाल नहीं है, क्या कांग्रेस के, ठीक है, कब तक ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्यों, आखिर क्यों?
ठीक है विकास जी। राकेश जी, एक मेरा सवाल ये, ठीक है ये पार्टी से संबंधित नहीं सवाल है, हम भी इस देश में रहते हैं, आप भी इसी देश में रहते हैं, सदियों से सनातन धर्म चला आ रहा है, आप देखते हैं समझते हैं, आप लोग समाज में रहते हैं क्योंकि आपका सरोकार ही जनता से। कैसे लोगों को समझाया जाए, कैसे संभाव, आप कह रहे हैं ना वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन ये सब बातें सिर्फ सार्वजनिक और किताबी रह गई। लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सब भाई भाई, ये सब बातें अब सिर्फ किताबी हैं, जमीनी हकीकत पे तो चीजें उतर ही नहीं पा रही हैं। तो ऐसे सनातन धर्म को लेकर जो ये लगातार टिप्पणी हो रही है, लगातार लोग कभी फिल्म के माध्यम से आहत कर रहे हैं, कभी अलग अलग तरीके से, और दूसरे धर्म को लेकर अगर टिप्पणी करेंगे तो शायद सिर जो है वो कलम करने का आदेश फरमान जारी हो जाएगा। सनातन धर्म क्या इतना लिबरल हो गया है या इतना कमजोर है, जो आ रहा है वो घंटी की तरह से बजा दे रहा है? मेरे साथ ही बीजेपी के प्रवक्ता इन्होंने कहा है कि गजेंद्र सिंह जी रिकॉर्ड तोड़ वोटों से चुनाव। गजेंद्र सिंह से अलावा मैं आपका पर्सनल राय जानना मैं थोड़ा सा बताऊंगा, मैं आपको थोड़ा सा इनकी बात का जवाब दे दूं। कह रहे हैं ना जनता देख के हंस रही होगी बयान पे, क्या रिकॉर्ड तोड़ वोटों से चुनाव जीतने का मतलब इनको लाइसेंस दे दिया इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने के लिए? रिकॉर्ड तोड़ वोटों से, ये भी देख लो रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीते क्यों हैं, क्या वादा किया इन्होंने जनता से। आज हम बात करते हैं विकास की, ये बात करते हैं धर्म की। आज किस चीज से देश का भला होगा, देश आगे कैसे बढ़ेगा? सही बात। आज देश कहां से कहां पहुंच रहे हैं, लोग कहां से कहां पहुंच रहे हैं। इन्होंने किस किस चीज के वादे करके 15 लाख रुपए खाते में आ जाएंगे, कहां गए वो? आज जब धर्म याद आता तो उस बात को खत्म करें। हम सवाल कुछ पूछते हैं, ये जवाब कुछ देते हैं। जवाब उस बात का दीजिए जो हम सवाल करते हैं, जवाब उस बात का दीजिए जिससे आप सत्ता में आए। क्या आप सत्ता में आने से पहले आपने ऐसे कहा था कि हम धर्म की रक्षा करेंगे? क्या धर्म के आप ही ठेकेदार हैं? क्या किस घर में पूजा नहीं होती भगवान की? जिस तरह से आज भाषाएं को उपयोग कर रहे हो, आज सही लॉजिक बताओ ना। जब हम माने आपको वास्तव में आप धर्म के बड़े ही प्रचारक हो, धर्म के बारे में बहुत अच्छी बात करते हो, जब उन्होंने स्टाइलिश से बोला तो उसका बताओ ना क्या क्या बोलना चाहिए था उनको कैसे धर्म की रक्षा करनी चाहिए, कैसे लाइन पर लाना चाहिए लोगों को, उस बात के लिए जवाब दो ना। आप इतने समझदार हो, इतने धर्म के ठेकेदार बने हुए हो, बात कहीं से कहीं ले जा रहे हो, प्रश्न कुछ है उत्तर कुछ दे रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। जनता हमें चुनती है विकास के लिए, बिल्कुल, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सही आज उस पर बात होनी चाहिए। आम आदमी को फायदा होना चाहिए। बताइए, नीचे बैठे हुए आदमी को फायदा होना चाहिए जो कांग्रेस देती है। नीचे बैठे हुए आखिरी आदमी के लिए कांग्रेस ने फायदा किया है। आज बेचारा 60 साल नौकरी करता है, ओपीएस लागू करी कांग्रेस ने, भाई भाई हो रही है लोगों। आज 25 लाख रुपए का इलाज फ्री किया, भाई भाई हो रही है। लोग बेचारे बगैर इलाज के मर जाते थे, 8 रुपए में भरपेट खाना खिला रहे हैं, बढ़िया बैठाकर इज्जत से ठंडा पानी पिला रहे हैं। उसकी बात नहीं करनी। एक आदमी ने आकर के बयान दे दिया, उस पर पूरा हंगामा कर दिया। क्या इसकी बड़ाई करने का कोई विषय नहीं बनता? बताइए सर आप। सही बात है। आम आदमी कुछ मांग रहा है, ये कुछ देना चाहते हैं। क्या हनुमान जी को दलित बताया योगी आदित्यनाथ जी ने? क्या वो क्या था? उस बात का है इनके पास कोई जवाब? किसी के पास में? हमने तो नहीं बोला भाई हम उनकी आंखें नोच लेंगे, हनुमान जी दलित नहीं थे। जवाब है क्या विकास जी? राकेश जी, मुझे तो सबसे पहले लगता है कि मेरे मित्र जो हैं इनकी तबीयत नासाज है और शायद इस मुद्दे के ऊपर इनके पास जवाब बनते पड़ नहीं रहा, तो ये इधर उधर की पता नहीं कैसी बातें करके और ये चीज को कहां ले जा रहे हैं। आपको मैं कह रहा हूं कि 5,000, 10,000, 50,000 सालों का जो इस देश का, इस संस्कृति का इतिहास रहा है, उस इतिहास के ऊपर, उसकी आइडेंटिटी के ऊपर, जिस आइडेंटिटी को हम लेके, जिसको पोषित करने के लिए हमारी पीढ़ियां खप गई, जिसको पोषित करने के लिए पता नहीं कितनी हमारी पूर्वजों की पीढ़ियां जोहर साके हम लोगों ने किए, हम लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी, लेकिन हम झुके नहीं। हम अडिग रहे कि चाहे सर्वस्व हमारा मिट जाए, लेकिन हम हमारे सनातन को नहीं मिटने देंगे, हम हमारे धर्म की रक्षा खड़ी रहेंगे। आज तक हिंदू धर्म ने किसी धर्म को इन्वेड नहीं किया, हमने कभी हमारी सीमाएं नहीं लांगी, लेकिन आज बार बार हमारे धर्म के ऊपर लगातार इस प्रकार के प्रायोजित हमले हो रहे हैं। उस एग्जिस्टेंस के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है। जो सब्र हम लोगों ने सदियों से करी हुई है, उस सब्र को बार बार पिंच करके टटोला जा रहा है। इतने सेंसिटिव मुद्दे के ऊपर ये क्या बातें कर रहे हैं? आप विकास की बात कर रहे हैं। पिछले 9 साल में जो संसद के बाहर
सत्यमेव जयते के जो शेर मुंह बंद करके थे, आज वो शेर मुंह खोल के दहाड़ रहे हैं सौरभ जी। और इसका मतलब यही है कि ये सनातन को मानने वाले लोग जाग चुके हैं। जो हमने बर्दाश्त किया वो अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक दिन सुबह उठकर आएगा घर से अपनी महंगी गाड़ी में हजारों करोड़ की संपत्ति का मालिक अपने नाम के आगे इतिहास के सबसे बड़े हत्यारे का टाइटल लगाएगा और आकर हमारे धर्म के लिए कुछ भी बोलकर चला जाएगा और हम चुपचाप सुनते रहेंगे और सोशल मीडिया पर कंडेम करते रहेंगे। हम उसका कड़ा जवाब देंगे, हम उसकी आलोचना करेंगे, हम उसको सीधा करने के लिए जिस मंच के ऊपर जाके विरोध करना होगा वो करेंगे। और सबसे पहले अगर आवश्यक है तो ये है, और उसके बाद अगर ये विकास की बात पर बात करना चाहते हैं तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं सौरभ जी, आज राजस्थान उदाहरण है। पहले बात करूं मैं केंद्र की, ये केंद्र के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आज मोदी सरकार ने पूरे विश्व में जिस भी पटल के ऊपर भारत का स्थान था वो स्थान उठ के आया है। ईज ऑफ बिजनेस डूइंग भारत का स्थान बड़ा है। भारत के अंदर आज मेरी बात सुनिए, जिस भारत में 2 मोबाइल फैक्ट्री नहीं थी वहां पर 200 से ज्यादा मोबाइल फैक्ट्रियां हैं। करोड़ों मोबाइल भारत के अंदर बनाए जा रहे हैं। बड़ी से बड़ी कंपनी भारत में मैन्युफैक्चर करके काम कर रही है। जो हाईवेज हमारे यहां नहीं बन पाते थे उन हाईवेज बनाने में हमने विश्व में रिकॉर्ड स्टेबल करे हैं। आप बताइए 9 साल के अंदर एक भ्रष्टाचार का आरोप केंद्र की सरकार के ऊपर आया? आप बताइए जिस सेना को हथियारों के लिए जूझना पड़ता था, बुलेट प्रूफ जैकेटों की कमी की चक्कर में हमारे सैनिक वहां पर सेना पर गोलियां खाते थे, शहीद होते थे। आप बताइए 370 और 35 है जैसे जितने, जिसकी वजह से हमारे देश का स्वर्ग हमसे कहीं अलग थलग जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे उसको सुलझाने का ऐसा साहसिक कार्य मोदी सरकार ने किया है। विश्व के अंदर मोदी सरकार ने भारत की साख बढ़ाई है। और दूसरी तरफ राजस्थान की ये सरकार है, नाकाम सरकार है, जिसने कभी इधर सत्ता कभी इधर सत्ता, कभी डिप्टी सीएम अपने विधायकों को लेकर सत्ता को गिराने के लिए भाग जाते हैं, तो कभी इनके सीएम कहते हैं कि ये नाकारा है, निकम्मा है, गद्दार है, तो कभी इनके विधायकों के ऊपर देशद्रोह के मुकदमे दर्ज होते हैं, तो कभी इनकी सरकार कोरोना एपिडेमिक जैसी हालत के अंदर महीनों तक 5 स्टार होटलों में बैठ के ये ऐश करते हैं। राजस्थान की जनता को जब इनकी सबसे ज्यादा आवश्यक थी, सरकार देखा जाए तो गार्जिन होती है सौरभ जी, सरकार पूरे गार्जिन वहां होटलों में मौज मस्ती कर रहे थे, स्विमिंग पूलों में नहा रहे थे और राजस्थान की जनता यहां मर रही थी। इलाज हर एक चीज के लिए आज ये बात करते हैं भ्रष्टाचार से आकंठ डूबे हुए। आज 17 से ऊपर भर्तियां राजस्थान के अंदर पेपर लीक की भेंट चढ़ चुकी हैं। युवा जो है वो आत्महत्याएं कर रहे हैं, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। हमारी बहन बेटियां, आज ये एक अधजली लाश मिली है सौरभ जी राजस्थान में भीलवाड़ा के अंदर। बेटी हूं लड़ सकती हूं कहने वाली इनकी वो नेत्री जब यहां दौरा कर रही थी तो इन्होंने भीलवाड़ा में बलात्कार की उस बलात्कार की पीड़िता उस बहन के को यह कह दिया कि बलात्कार हुआ ही नहीं। और जैसे ही इनकी वो महान नेत्री राजस्थान छोड़ के वापस पधारती हैं, ये उसका मुकदमा दर्ज करते हैं। इतनी इनसेंसिटिव गवर्नमेंट पूरे भारत में कहीं नहीं है। ये लोग विकास के मुद्दे पे बात कर रहे हैं, इनको तो अधिकार नहीं है सौरभ जी। चलिए ठीक है, पौने 5 साल में इन्होंने जवाब सिर्फ दीजिए अपनी राकेश सरकार जी। बचाने के लिए काम किया है, राजस्थान की जनता को ठगा है और अब 3 महीने पहले ये लोक लुभावन योजनाएं ले लेके चलिए राकेश जी ठीक है, अब आपने बहुत सारे आरोप लगा दिए राकेश जी, कई सारे आरोप हैं। मुझे लगता है आपको सिलसिलेवार तरीके से जवाब देना चाहिए क्योंकि ये लगातार विकास जी ने कई सारे आरोप आप पे मढ़े हैं। अब मैं चाहता हूं मैं आपको पूरा भरपूर मौका देता हूं, आप पूरा अपनी जो है बात रखिए। सर ये विकास की बात कर रहे हैं, एक भी चीज ऐसी बता दें गरीब आदमी तक कोई चीज पहुंची हो इनकी, और हमारी एक भी चीज ऐसी बता दीजिए जो लास्ट में आदमी बैठा हुआ उस तक ना पहुंची हो किसी भी तरह की। ये पेपर लीक की बात करते हैं, क्या पेपर लीक पहले नहीं हुए? इनके जमाने में पेपर लीक होते उसकी कोई जांच नहीं होती थी और हम जांच करा रहे हैं एसओजी से। एमपी में देखिए आप, किसी आदमी के ऊपर टॉयलेट कर दिया, शिवराज सिंह चौहान साहब उसको नहला रहे हैं धुला रहे हैं, फिर क्यों हुआ ऐसा? उस पर एक शब्द बोला क्या इन्होंने आज तक भी? उस पर नहीं बोलेंगे कभी भी। मणिपुर की घटना आपको याद है, एक फौजी की वाइफ थी जिसके साथ ये कृत्य हुआ, एक शब्द बोले क्या? कभी गए वहां पे कोई इनका नेता, बड़ा नेता गया मणिपुर में? क्या वो भारत से अलग है मणिपुर? इसलिए इस तरह की बातों करने का कोई औचित्य नहीं है। बात करना और काम करना अलग अलग तरह की चीज है। आज कितने हॉस्पिटल्स बना दिए इन्होंने, देश में कितने एम्स बन के तैयार हो गए जी बताएं? शिक्षा के कितने मंदिर और ज्यादा बन गए बताएं?
40 लाख मोबाइल गरीब परिवारों को बांट दिए, खेल प्रतियोगिता अपने शुरू की है, गांव गांव में लोग खेल रहे हैं, प्रतिभाएं निकल के बाहर आ रही हैं। क्या ये डायरेक्ट फायदा नहीं है लोगों के लिए? लोग जयकारे बोल रहे हैं। अशोक गहलोत जी जननायक है हमारे यहाँ के। और कोरोना काल की बात करते हैं, कोरोना काल में खुद प्रधानमंत्री, इनके ही प्रधानमंत्री ने अशोक गहलोत जी की बड़ाई करी थी, आपको पता होगा, आपके चैनल के माध्यम से सारे चैनलों पर वो चीज चली। खुद प्रधानमंत्री जी ये बोले कि अशोक गहलोत जी का प्रबंधन बहुत ही बढ़िया है। फिर बोले ऐसा होटलों में ऐश किए, मतलब इनके शब्दों की परिभाषा देखिए। ऐश क्या है? ऐश होता है जी, ऐश का मतलब क्या है? इस तरह की भाषा चैनल पर बोलते हैं ये शब्द ठीक है? दूसरों को शब्दों को जाकर खुद के शब्दों को भी विचार करना चाहिए कि हमें क्या बोले क्या नहीं बोले। आज हिंसात्मक बातें करते हैं। अहिंसावादी देश है, हिंसा से चीजें चलती हैं, आपस में मिल बैठ के सारी बातें होती हैं, बात को कहीं से कहीं ले जाते हैं। हम कुछ पूछते हैं, वो उत्तर कुछ देते हैं। हाईवे की बात कर रहे हैं, हाईवे क्या है? विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, विकास रोज चलता है। क्या पहले दिन विकास हो जाता है? जिस समय देश आजाद हुआ था उस समय देश के पास क्या था? टेंटों में चलता था। आज देश कहां से कहां पहुंच गया। नेहरू जी ने स्थापना करी थी पंचायत की, आज पंचायत नहीं होती तो कैसे विकास होता? आज नरेगा में 100 दिन का हम रोजगार दे रहे हैं, फ्री इलाज दे रहे हैं। एक योजना बताओ इन्होंने किसको रोजगार दे दिया? आज कोई आदमी भूखा नहीं सोएगा। राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, कितने बड़े कानून है। क्या है एक कानून इनके पास में इस तरह का? बताइए आप एक भी कानून इनका। राइट टू एजुकेशन कितना बड़ा है? बताएंगे क्या विकास जी? ठीक है, आपने भी कई सारे सवाल पूछते, बताएंगे विकास जी? बताओ सर। मैं बताना चाहूंगा सौरभ जी, सबसे पहले इनके चाचा नेहरू जी का 16 साल का शासन रहा। इन्होंने एम्स बनाई। ये एम्स की बात कर रहे हैं ना सौरभ जी? जी। चाचा नेहरू जी ने कितने एम्स बनाए सौरभ जी 16 साल में? एक। फिर इनके चाचा नेहरू जी की बेटी इंदिरा गांधी जी का शासनकाल रहा, उन्होंने कितने एम्स बनाए सौरभ जी? 0। फिर इंदिरा गांधी जी के बेटे राजीव गांधी जी का शासनकाल रहा, उन्होंने कितने एम्स बनाए सौरभ जी? 0। उसके बाद अटल जी की लोक कल्याणकारी सरकार रही, उन्होंने कितने एम्स बनाए सौरभ जी? 6 सौरभ जी, 6। उसके बाद फिर से इनकी रबर स्टैंप वाली सरकार रही मनमोहन सिंह जी की 10 साल की, इन्होंने कितने एम्स बनाए? 1। और मोदी जी के शासनकाल की 9 साल की सरकार में 13 एम्स बनके जनता के लिए सेवा दे रहे हैं सौरभ जी। क्या बात करते हैं, इनको किसी बात का पता तो है नहीं, और यहां बैठ के कोरी बातें कर रही है। ये कह रहे हाईवे क्या होता है। आज सौरभ जी हाईवे क्या होता है इनको बताइए। हाईवे क्या होता है? एक देश की रीढ़ की हड्डी होता है हाईवे। आप महंगाई, ट्रांसपोर्टेशन, हर चीज हाईवे के माध्यम से रेगुलेट होती है। ये हाईवे की उपलब्धियों को कुछ नहीं मानते, ये मानते हैं बलात्कार में जो इन्होंने रिकॉर्ड, ये कहते हैं हमारी योजनाएं जनता तक पहुंची, बिल्कुल पहुंचाई इन्होंने। इस राजस्थान को, प्रदेश को पूरे भारत का सबसे शांतिप्रिय राज्य माना जाता था सौरभ जी, इन्होंने पहुंचाई। गांव गांव तक देसी कट्टे, बंदूकें, गोलियां। आज देखो गली गली के अंदर क्राइम हो रहा है। इन्होंने पहुंचाया नशा, गांजे, अमल, हीरोइन, कोकीन, गली गली तक। आज 6वीं क्लास का बच्चा जो है वो यूं रोल करके सिगरेटें बनाते मिल जाएगा सौरभ जी राजस्थान में। इन्होंने पहुंचाया। हमारे यहां पर बहनों की पूजा होती थी। ये वो राज्य है जहां पर हमारी बहनों ने अपनी स्मिता के लिए जोहर किए हैं। इस राज्य में बहनों की इज्जत हुआ करती थी। आज गांव गांव, गली गली तक ये बलात्कार नाम बड़ा कॉमन हो गया है सौरभ जी। इन्होंने ये पहुंचाया है। ये पेपर लीक की बात करते हैं, ये पेपर लीक को इतना सहज मानते हैं। देश के लाखों युवा, आप बताइए सौरभ जी, एक मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा कौन करता है बीएड? वो करता है जिसको एक 3rd ग्रेड का टीचर लगना होता है। वो अपनी 10-15 हजार की प्राइवेट नौकरी छोड़ के 5-6 हजार रुपए में खर्चे में यहां पीजी लेके जयपुर में पढ़ने आता है, इस उम्मीद से कि मैं 6 महीने नौकरी करूंगा तो शायद मुझे सरकारी मैं 6 महीने तैयारी करूंगा तो मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी। उस बच्चे को इन्होंने ठगा है। ये कह रहे हैं एसओजी की जांच। अरे उस एसओजी की जांच आपने अपने विधायकों के खिलाफ भी कराई थी। उस एसओजी की जांच किस किस को पकड़ा आपने? नाम आ गए आपकी पार्टी के नेताओं के, क्यों नहीं लिया आपने एक्शन? आज तक क्यों नहीं खोल पाया आप कि किसने करे थे पेपर लीक? ऐसे ही वहां पर आपके आरपीएससी की अलमारियों से पेपर निकल गए। इनकी बोर्ड के सदस्य पकड़े गए सौरभ जी, इनके खुद के चेयरमैन बोर्डों के पकड़े गए। क्या किया इन्होंने? इस सरकार में अगर 1% नैतिकता है ना सौरभ जी, तो इनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। लेकिन सिर्फ, अरे मैं कह रहा हूं इतिहास में पहली बार हुआ है
जब इनके एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी ही पार्टी की सरकार गिराने के लिए कहीं जाकर डेरा डाल दिया, और इतिहास में पहली बार हुआ जब इनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के उम्मीदवार ने अपनी पार्टी के विधायकों से बगावत करवा दी। ये लोगों में नैतिकता शब्द का अर्थ पता है इनको, सौरभ जी? यहां टीवी पे बैठ के ये क्या बताना चाह रहे हैं लोगों को? चलिए राजेश जी, आप ही बता लीजिए कि नैतिकता शब्द का आपको क्या मतलब पता है। विकास जी को आप समझा दीजिए, क्योंकि आप ये आरोप ज्यादा लगा रहे हैं, आप जवाब कम दे रहे हैं। एम्स पे जवाब लीजिए सर, इनसे इनसे एम्स पे जवाब लीजिए, ये मुझे करेक्ट करें। इनसे पूछिए इन्होंने कितने एम्स बनाए, ये मुझे करेक्ट करें सर। इन्होंने यहाँ लाइव ऑडियंस में बोला है ना, ये करेक्ट करें मुझे सर। राजीव गांधी सेवा के शिक्षा की बात कर रहे हैं ना, कांग्रेस ने राजीव गांधी सेवा केंद्र। अरे आप एम्स पे बताइए पहले, आपने एम्स का बात आपने करी, मैंने नहीं करी। क्या है, मैं तो हजार चीजें गिना दूंगा। इन्होंने क्या किया, पहले एम्स पे जवाब लीजिए सर इनसे। सिर्फ सौरभ जी पहले एम्स पे जवाब लीजिए इनसे, ये मुझे करेक्ट करें, मैं माफी मांगूंगा। नाम बदल के सौरभ जी मैं माफी मांगूंगा अगर मैं गलत आंकड़े पेश कर रहा हूं तो। ठीक है, जवाब देंगे। और या फिर ये माफी मांगे अपने बयान के लिए, ये बधाई दे मोदी सरकार को। माफी कैसे मांगेंगे? विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। राजस्थान में कितने एम्स बना दिए बताइए आप राजस्थान में कितने एम्स? आप भारत में नहीं गिरते क्या राजस्थान में? बताइए आप, इनको पूछिए। तो राजस्थान भारत से बाहर है क्या? अरे सही बात है, राजस्थान सही बात है। हमारे यहाँ जी बहुत सही आपने पूछा कि मुख्यमंत्री जी जोधपुर में विकास करेंगे, यूडीएच मंत्री जी कोटा में विकास करेंगे। हमारे यहाँ ऐसे नहीं होता, हमारे यहाँ जनता को देख के काम किया जाता है। हर वक्त आपने कहा ना आप सत्ता के लिए लालायित हैं, हम सत्ता के लिए नहीं, हम सेवा के लिए हैं। हमारे यहाँ जहां जरूरत है वहां करते हैं, नहीं आपकी तरह नहीं है सर। आप आज कोटा में आपकी सरकार छिपती फिर रही है। रात को 2:30 बजे आपको निकलना पड़ा, क्यों नहीं कर पा रहे उद्घाटन? जनता की गाड़ी कमाई का 1500 करोड़ रुपए आपने वहां लगा दिए, उद्घाटन करते नहीं बन रहे आप ये वोटों की जो राजनीति करते हैं, ये जनता के सामने आ गई है। राजेश जी, राकेश जी, सर वोटों की कोई आप इसको छुपा नहीं सकते। क्यों आपकी सरकार, आपने आपके विधायक बुलाए, आपका पूरा मंत्रिमंडल वहां था, क्यों नहीं कर पाए उसका उद्घाटन? आप क्यों नहीं कर पा रहे उसका उद्घाटन? आप अजमेर में आपका 7 वंडर, ठीक है, उसका टूटने के आदेश जारी हो गए आप एनजीटी से। अच्छा, क्या विकास कर रहे हैं आपने? कई सारे सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लोलुप हैं। ठीक है, आपने कहा कि केंद्र सरकार ने जनता को लाइन में, आपने कहा फ्री बिजली, फ्री लोन, विकास जी रजिस्ट्रेशन के लिए लाइन में लगा दिया पूरे राजस्थान की जनता को। थोड़ा धैर्य रखिए। एक सवाल मेरा, आपने कहा कि मोदी सरकार ने 13 एम्स बनवाए, ठीक है, इस बात से डिनाई नहीं किया जा सकता। आपके राजस्थान को कुछ मिला क्या? आप राजस्थान में रह रहे हैं कि इलाज कराने दिल्ली आएंगे या कहीं और? दिल्ली जाएंगे तो इलाज कराने राजस्थान, या फिर इलाज कराने कहीं और जाएंगे? राजस्थान के आपको कुछ मिला क्या, बताइए। देखिए सर, नहीं, आज भारत की जो स्थिति है वो आपके सामने है। राजस्थान में सौरभ जी ऑलरेडी जोधपुर में एम्स है। आप बताइए कि क्या भारत के हर राज्य में संख्या कुछ बढ़े क्या? आप बताइए सौरभ जी। ठीक है, क्या वसुंधरा राजे जी ने बनवाया था? मैं क्या कह रहा हूं आपको? नहीं, वसुंधरा जी ने बनवाया था, पहले आपकी सरकार थी। किसने बनवाया था एम्स? क्या सर? वसुंधरा राजे। क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना बड़ा है राजस्थान? पूरे भारत में सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान। अगर एसएमएस नहीं होता, राजस्थान विकास जी, अगर मैं करेक्ट हूं, क्योंकि आप आंकड़े जुड़ा रहे हैं, मैं भी सोच रहा हूं मैं कुछ आंकड़े कितने एम्स है राजस्थान में? राजस्थान में जोधपुर में एम्स है सर, और अभी भारत के अन्य राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, और पूरे राज्य में एक एम्स है, और जनता इतनी परेशान थी। इसके पहले आप सुनिए, आपने अशोक गहलोत का भी बहुत जिक्र किया, इससे पहले आपकी सरकार थी, वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी, तो क्या आपने क्या अमूलचूल परिवर्तन किया था? थोड़ा जुड़वाएंगे क्या? आंकड़े अभी आप बहुत बताए हैं, तो थोड़ा अपनी सरकार का भी आंकड़े जड़ा देते तो हम मुझे भी थोड़ी दुरुस्त हो जाता मेरी जानकारी। सर, वसुंधरा राजे सरकार ने जो लोक लुभावन योजनाएं चलाई, उन योजनाओं का परिणाम तो आपके सामने सर। लोक लुभावन, लेकिन लुभा नहीं पाए, सत्ता परिवर्तित हो गई कांग्रेस को। सिर्फ लुभाने की, सिर्फ लुभाने की। आपका ये वर्ड है, इट्स योर वर्ड, लोक लुभावने, आपका वर्ड है विकास जी, ये मेरा नहीं। लोक कल्याणकारी, और लोग तो साहब सुनिए, वसुंधरा सरकार से लोग तो लोकप्रिय और कल्याण किया, लोगों को लुभाया, लोकप्रिय, लोक लुभावन, लोगों को प्रिय लगने वाली, लोगों को लाभ देने वाली, और उसी का परिणाम था सौरभ जी कि महज 1,70,000 वोटों का फर्क था। एक बूथ पे आप देखो सर, तो महज 3 वोट
महज 3 वोट सौरभ जी। 50,000 बूथ के लमसम हमारे राजस्थान में कोई देखिए, आप बात कर रहे थे राकेश जी पे, आपने कई सारे तोहमतें, कई सारे आरोप लगाए, लेकिन बीजेपी के नेताओं के लिए कोई कहते हैं बात करना कोई सीखे तो बीजेपी के नेताओं से। लच्छेदार खूब बोल लेते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत पे वही सिफर हो जाता है। लच्छेदार आंकड़े दिए आपको, और साहित्यिक भाषा का खूब थोड़ा पढ़ते होंगे, वो ठीक है, आपको भाषण ही, इनका भाषण ही शासन है। तो क्या लच्छेदार हमारे यहाँ कौन सा परिवारवाद है सर? पढ़ लिख के मेहनत करके ही आना पड़ता है सर। ठीक है, हमारे यहाँ किसी की परिवार की रिकमेंडेशन तो है नहीं। अगर आप पढ़ के आए तभी तो हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, अगर आप पढ़े नहीं होते तो फिर शायद आप कहीं और होते। फिलहाल इसीलिए हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, इसीलिए आपके नाम के साथ बीजेपी नेता लिखा हुआ है। तो कैसे सिर्फ लच्छेदार भाषा से ही काम होगा, या कुछ जमीनी हकीकत पे आपको उतारने के लिए कुछ रोड मैप भी थोड़ा बताइए। अगर राजस्थान की जनता आपको चुनती है तो क्यों चुने? फिर यही सवाल राकेश जी मेरा आपसे भी होगा। विकास जी, राजस्थान की जनता आपको अगर चुनती है इस बार तो क्यों चुने, क्या आप लेकर आएंगे? राजस्थान की जनता, बिल्कुल सौरभ जी आपने बहुत अच्छा कहा, राजस्थान की जनता अगर हमें चुनती है तो हमें इसलिए चुने कि हम राजस्थान की जनता के लिए वो करेंगे जो वास्तव में उनके लिए आवश्यक है। इसलिए नहीं कि हमें सत्ता हासिल हो, हमें वोट मिले। जैसा कि भारत में केंद्र में आपने जो एम्स के लिए कहा, सौरभ जी सत्ता का धर्म, आप एक बात बताइए, शासन इसलिए किया जाता है कि हम राज करें या इसलिए किया जाता है कि हम सेवा करें? जब इस भारत में अन्य राज्य, जहां पर राजस्थान से ज्यादा जनसंख्या थी, राजस्थान से गरीब जनसंख्या थी, उन सबको चिकित्सा सेवा समान रूप से मुहैया हो सके, इस दृष्टि को रखकर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चलिए अच्छी बात है, यह निश्चय किया कि देश की सारे लोग इलाज के लिए पहुंच सके, इस प्रकार से एम्स का ढांचा हो। और जब मैं मानता हूं हर राज्य में एम्स हो जाएंगे, और जब आवश्यकता महसूस होगी तो दोबारा भी राजस्थान में और एम्स की आवश्यकता होगी तो वो भी दिए जाएंगे। सरकार जैसे मेडिकल यूनिवर्सिटीज, आप सौरभ जी मैं आपको बताऊं, जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज दी है, ठीक है आज राजस्थान, ठीक है विकास जी, आप लोग जैसे 60 साल पुरानी बातें याद करा देते थे, कांग्रेस की सरकार में 60 साल पहले ये हुआ था। अगर आपने भी 5 साल पहले कुछ अच्छा किया होगा, हो सकता है, या प्रयास किए होंगे, तो आपको जनता जरूर मौका देगी। राकेश जी मेरा आपसे फाइनल कमेंट, क्या कुछ राजस्थान जी सर, हमें जनता इसलिए चुनेगी, हमने आखिरी इंसान को भी फायदा दिया है। महिलाओं को घर बैठे मोबाइल, जो बेचारी कोई समाचार नहीं सुन पाती, कोई चीज देख नहीं पाती, वो किसी से बात नहीं कर पाती अपने पीयर में बेचारी, वो उनको भी हमने मोबाइल दिया, 40 लाख मोबाइल बांटे। जो पशुओं रखते हैं उन पशुओं के लिए भी हमने कामधेनु योजना निकाली है, मतलब नीचे से देखते जाइए आप। खेल योजना हमने निकाली है, जो गरीब बच्चे बेचारे शहर में नहीं जाते थे, वो लोग यहाँ से खेल करके और बाहर निकल रहे हैं। तहसील हेडक्वार्टर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, राजधानी हेडक्वार्टर और नेशनल, इंटरनेशनल तक पहुंच रहे हैं वो लोग। आज आप किसी तबके को बता दीजिए कि हमने उन लोगों को फायदा नहीं पहुंचाया है। इलाज के लिए सबसे बेटर व्यवस्था पूरे भारत में अगर कहीं इलाज है तो चिरंजीवी योजना पूरे भारत में, क्या पूरे वर्ल्ड में नहीं है? पूरे वर्ल्ड का उठा के देख लीजिए आप, चिरंजीवी योजना के सामने सब कुछ फेल। एक ही योजना हमारी ऐसी है। ये सब योजनाएं आप लेकर आएंगे और धरातल पे उतारे होंगे तो जनता जरूर आप पर विश्वास करेगी, लेकिन इलाज चल रहा है। ठीक है, चलिए राकेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, राजेश जी और विकास जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज बड़ी बहस में हमने बात किया, गजेंद्र सिंह शेखावत साहब ने जिस तरीके से बयान दिया, धर्म के नाम पर जिस तरीके से सियासत हो रही है, सवाल ये उठता है कि क्या कोई धर्म इतना कमजोर है क्या, जो सनातन हजारों साल से चला आ रहा है, एक दो लोगों के बयान देने के बाद वो कमजोर हो जाएगा क्या? इतने बड़े बड़े आक्रांताएं इस देश पर आए, कितने साल तक अंग्रेजों ने भारत देश पर अपनी हुकूमत चलाई और कई लोगों ने हुकूमत चलाई। क्या सनातन धर्म इतना कमजोर हो गया है कि अब नेताओं को सामने आना पड़ रहा है? अब गजेंद्र शेखावत साहब सरीके लोग जो हैं जबान खींच लेने और आंख नोच लेने वाली बात कर रहे हैं। क्या सनातन धर्म इतना कमजोर है क्या? क्या आप जिस धर्म में आस्था रखते हैं, आप जिस भी धर्म पंथ मजहब को मानते हैं, आपके वो भगवान, आपके वो अल्लाह और आपके वो गॉड क्या इतने कमजोर हैं जो हम लोगों को उनकी रक्षा करने की जरूरत है? सोचिएगा जरूर, विषय गंभीर है। अभी आप देखेंगे आने वाले चुनाव में और कितने विषयों पे हमें चर्चा करना पड़ेगा, कभी धर्म पर, कभी कर्म पर, लेकिन आप कर्म करिए और सिर्फ आगे बढ़िए। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतने, नमस्कार।